नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में मचे बवाल की। ये सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के। पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की देखेंगे कैसे जैन अल्फा ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। सीडब्ल्यूसी की बैठक में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बनाई क्या रणनीति, जानेंगे बंगाल में बीजेपी को कैसे लगा झटका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रांची में जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जारी छात्रों का आंदोलन हुआ खत्म। सरकार के फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों ने लिया फैसला, कहा सरकार ने मानी सभी मांगे। सीएम उमर से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा। आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, बार बार समन के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई टीएमसी सांसद। महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़ा है मामला। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड सीवेज प्लांट भ्रष्टाचार मामले में हुई कार्रवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आप नेता बोले पंजाब चुनाव के चलते हुई कार्रवाई। शेयर बाजार में गिरावट, 325 अंकों की गिरावट के साथ 76,909 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 76 अंकों की गिरावट के साथ 24,078 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई फायरिंग का मुद्दा सम्राट चौधरी के गले की फांस बन गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहां भी सरकार की तानाशाही ही दिखाई दी। पुलिस ने बल प्रयोग किया, यहां तक कि तेजस्वी यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई ने सम्राट चौधरी की सरकार को और मुश्किल में फंसा दिया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल ने छात्रों के साथ हुई बर्बरता के मुद्दे पर मार्च निकाला। हालांकि सरकार ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके लिए डाक बंगला चौराहे पर भारी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इतना ही नहीं, मार्च को रोकने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संघर्ष जारी रखेंगे। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? तेजस्वी ने कहा हमें जेल से डर नहीं लगता। दरअसल छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई कथित फायरिंग के विरोध में आरजेडी ने लोक भवन तक मार्च किया था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में AK-47 के कटआउट लेकर भी पहुंचे थे। जैसे जैसे भीड़ लोक भवन की ओर बढ़ने लगी, पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड लगाकर मार्च को रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर आगे जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया और उनकी हिरासत के बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ और तीखा रुख अपनाया। मीसा भारती ने सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा ये बिहार सरकार बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके
प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी? यानी आरजेडी सम्राट चौधरी से सवाल कर रही है क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट को दबाने की भी कोशिश की गई तो सरकार और ज्यादा घिर गई है, क्योंकि ऐसा करके सरकार ने विपक्ष की नहीं बल्कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की है, जिससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ सकता है। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला सरकार के गले की फांस बन गया है। सड़क पर तो छात्रों ने सरकार को घेरा ही था, जिससे छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगा दी है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट में। मोदी सरकार शुरुआत से एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार एनटीए को लगातार क्लीन चिट दे रही है, लेकिन सरकार की संस्था सीबीआई ने ही सरकार को फंसा दिया, क्योंकि जांच में सामने आ गया कि पेपर कब और कैसे लीक हुआ। बावजूद इसके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए को बचाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही फटकार लगा दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आरादी की बेंच नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एनटीए में संरचनात्मक सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव लाने की जरूरत है। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एनटीए अभी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाता है वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सॉलिसिटर के बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर फुल प्रूफ तरीका है, चुने गए प्रश्न पत्रों को सीलबंद लिफाफों में अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, जहां सीसीटीवी निगरानी, सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था होती है, तो पेपर लीक हुआ कैसे? लेकिन केंद्र की दलीलें कोर्ट ने नहीं सुनी, बल्कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो राधा कृष्णन समिति और नंदन नीलेकनी समिति की सिफारिशों को लागू करने की गई प्रगति और उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एनटीए को केवल एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित कार्यालय, गोपनीय संचालन और मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की आवश्यकता होगी। बता दें कि राधा कृष्णन समिति ने परीक्षा केंद्रों, केंद्रीय नेटवर्क, उम्मीदवारों के अनुभव और सूचना सुरक्षा समेत 16 वर्टिकल बनाने की सिफारिश की है। कोर्ट ने पूछा कि इन पदों पर कितनी नियुक्तियां हुई हैं, अधिकारियों ने कार्यभार संभाला है या नहीं, और क्या इनके लिए अलग परिसर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से एनटीए को बचाने की पूरी कोशिशें हुई तो जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कागज पर व्यवस्था मजबूत दिखती है, लेकिन इसे स्थायी और संस्थागत रूप देना जरूरी है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांग लिया है, तो जवाब छात्र भी मांग रहे हैं। देश भर में युवाओं और बच्चों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली और झारखंड में नीट पेपर लीक को लेकर जेन जी का प्रदर्शन देखा गया, वहीं अब जेन अल्फा भी अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहां-कहां हो रहा है प्रदर्शन, देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी का इतना बड़ा आंदोलन खत्म होने के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब देश में इसके बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। दरअसल देश भर में अब जेन अल्फा यानी नई पीढ़ी के बच्चे भी अपनी बुनियादी जरूरतों और बेहतर शिक्षा के लिए आवाज बुलंद करते नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई जगहों से बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल में रीजनल स्कूल के छात्रों ने स्कूल को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं उन्नाव में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन, पंखे और पीने के पानी जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। गड्ढे में सामने आ रहे थे, तुम लोग मान पिए हो, यही पढ़ा रहे हैं हम, यही पढ़ा रहे हैं क्लास मुरादाबाद में स्कूल के पास शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। मामला इतना बड़ा कि जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। आजमगढ़ में छात्रों ने फीस वसूली और शिक्षकों की कमी के खिलाफ आवाज उठाई। जबकि हमीरपुर में बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर धरना दिया। उज्जैन में छात्राओं ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन को फैसला रोकना पड़ा। इन घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकारों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब देखना होगा कि बीजेपी जन अल्फा के प्रदर्शन से कैसे बचती है। छात्रों के आंदोलन से सरकार घिर गई है तो विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। तो क्या है विपक्ष की प्लानिंग, जिससे बढ़ने वाली है सरकार की मुश्किलें, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस ने पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरे देश में सरकार की घेराबंदी की है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बैठक में खड़गे ने पार्टी के नेताओं से कहा कि संसद सत्र के समापन के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, जिसका मकसद देश भर में चल रहे मुद्दों पर मनन करना है। इस दौरान खड़गे सरकार पर हमलावर भी नजर आए। खड़गे ने कहा कि आज हमारी सामूहिक चिंता का सबसे बड़ा बिंदु युवा है। आजादी के 80 साल हो गए, पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थितियां बेहतर होने की जगह बदतर होती जा रही हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत ही है और युवा हमारा भविष्य है, पर सरकार की गलत नीतियों ने हमारी युवाओं को भारी हताशा के दलदल में ढकेल दिया है। खड़गे ने सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। नए स्कूल खुलने की जगह 94,000 स्कूल हाल के सालों में बंद हो गए। निजीकरण की होड़ में उच्च शिक्षा लगातार महंगी और आम परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। इस हालात में भी जब पढ़ लिख कर युवा नौकरी की तलाश में निकलता है तो पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में घोटाला और नियुक्तियों में देरी से उसका सामना होता है। इसमें सबसे बुरी हालत गरीब और कमजोर हैसियत वाले बच्चों की होती है। खड़गे ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए अपने ही साथियों से सवाल किया कि क्या ये सरकार जनता के भरोसे के लायक है। इसके साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करने को कहा। यानी साफ है कि विपक्ष अब खुद को मजबूत करने के साथ साथ सरकार को घेरने की तैयारी भी कर चुका है। विपक्ष की प्लानिंग से बीजेपी टेंशन में है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को बड़े अंतर से शिकस्त दी है, जिसकी चर्चा तेज है और बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। तो कितनी सीटों पर टीएमसी ने जमाया कब्जा और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सियासी पारा हाई है। टीएमसी बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने के आरोप लगा रही है, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी डटकर हर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बीच अब ममता बनर्जी की पार्टी को बार काउंसिल चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराते हुए अपनी पकड़ बरकरार रखी है। बार काउंसिल की 25 सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव हुआ था। नतीजों में टीएमसी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई। लेफ्ट फ्रंट ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर सफलता मिली। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में टीएमसी ने ममता बनर्जी की सिफारिश के आधार पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। बीजेपी ने 22 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि लेफ्ट फ्रंट ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 18 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। कुल 78 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। बता दें कि बार काउंसिल चुनाव के लिए 9 मार्च को मतदान हुआ था। टीएमसी लॉयर सेल के मुताबिक जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने मतदान किया। टीएमसी के सुभाषिष चक्रवर्ती सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में शामिल रहे। अब टीएमसी जल्द ही पश्चिम बंगाल बार काउंसिल का नया बोर्ड बनाने की तैयारी में है। ऐसे समय में मिली ये जीत पार्टी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर अहम मानी जा रही है। हालांकि इस नतीजे को विधानसभा की राजनीति से सीधे जोड़ना कितना सही होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ममता को मिली जीत ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है, तो सियासी सरगर्मी महाराष्ट्र में भी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इन बदलाव के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ताकत पहले से बढ़ गई है। वो अब किसी भी मंत्री के फैसले को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और सरकार के इस फैसले से महायुति में खींचतान की अटकलों को तेज कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने शासन के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब सार्वजनिक हित से जुड़े किसी मामले में मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री के फैसले को बदल सकते हैं या उसे रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि अर्ध न्यायिक मामलों में मुख्यमंत्रियों को अधिकार नहीं है। किसी मंत्री के फैसले में बदलाव करने पर मुख्यमंत्री को उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से महाराष्ट्र शासन कार्य संचालन नियम 2026 में संशोधन किया गया है। नए नियम लागू होने के साथ ही सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के अधिकारों को और स्पष्ट किया गया।
नए नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी विभाग की फाइल या जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और संबंधित मंत्री और विभाग के सचिव को वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध भी कराने होंगे। और अगर किसी सरकारी नियम की व्याख्या को लेकर अगर विवाद या भ्रम की स्थिति बनती है तो वो मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले या सरकारी राजस्व में छूट देने वाले फैसलों के लिए वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी भी जरूरी होगी। जमीन, राजस्व, खनिज और वन अधिकारों से जुड़े मामलों में छूट, लीज या लाइसेंस देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा नया कानून बनाने, मौजूदा कानून में संशोधन करने या नया नियम लागू करने से पहले उसका मसौदा कानून एवं न्याय विभाग को जांच के लिए भेजना जरूरी होगा। गौर करने वाली बात यह है कि फडणवीस की ताकत में बढ़ोतरी उस वक्त हुई है जब महायुति में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि फैसला फडणवीस की तरफ से गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के पास जो मंत्रालय हैं, उस पर अपने प्रभुत्व या हस्तक्षेप को बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। ऐसे में गठबंधन में पहले से जारी खींचतान का बढ़ना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से महायुति में तनाव बढ़ सकता है तो चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बीजेपी को फंसा दिया है। चुनाव आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा काला धन कहां इस्तेमाल किया जाता है और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर वो राज्य है जहां के पीएम मोदी रहने वाले हैं। चुनाव आयोग के इस खुलासे पर मोदी सरकार फंस गई है। चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा काला धन गुजरात में इस्तेमाल होता है। वहीं चुनाव आयोग के इस खुलासे के बाद बीजेपी और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आप जानते हैं कि चुनाव आते ही देश में रैलियों, पोस्टरों, प्रचार और उम्मीदवारों की तैयारियों के साथ एक और चीज चर्चा में आ जाती है और वो है चुनाव में खर्च होने वाला पैसा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उम्मीदवार कितना पैसा खर्च करते हैं, बल्कि ये भी है कि चुनाव के दौरान कितना ऐसा पैसा पकड़ा जाता है जिसका इस्तेमाल वोटर्स को लुभाने के लिए किया जाता है या चुनावी नियमों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ 2019 से 2025 के बीच में विधानसभा चुनावों का आंकड़ा रखा है और आंकड़े में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आंकड़ों में एफआईआर, जांच, केस बंद होने, बरी होने और सजा तक की जानकारी शामिल है। सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में गुजरात सबसे ज्यादा एफआईआर वाले राज्यों में सबसे ऊपर रहा। 2019 में गुजरात में 35,144 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 52,820 हो गई। इसके बाद अलग अलग चुनावों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य भी ऊपर रहे, लेकिन गुजरात हमेशा टॉप पर बना रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात 35,144 एफआईआर के साथ सबसे ऊपर था और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर ज्यादा नहीं बदली। गुजरात में 52,820 एफआईआर दर्ज हुई, जो 2019 के मुकाबले में काफी ज्यादा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा बताया है। अदालत ने चुनाव के दौरान अवैध धन और संपत्ति की बरामदगी से जुड़े मामलों की जांच समय पर पूरी करने और मुकदमों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए, भारत के विश्व गुरु तो गुड़ ही रह गए, लेकिन चेला उनका शक्कर हो गया। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार जो हमारे यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि साहिब के सबसे प्रिय मित्र हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि भारत का जो चुनावी सिस्टम है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो भाई बड़ी बात नहीं है, कभी आपको अचानक ही खबर पता चले कि अपने रिटायरमेंट के बाद में ज्ञानेश कुमार जी अब अमेरिका के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।